हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे या डिराइव करने वाले हैं वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, जिसको हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। ठीक है, इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। देखो, पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में, राइट। अगर आपका वो चीज़ क्लियर नहीं है तो वहाँ पे जाके आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट तैयार है, वो सारे वीडियोस देख सकते हो, जिससे एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ जैसे मैंने बताया था कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है वो भी मैंने वहाँ बताया है। आप ऐसा समझ लो कि कोई भी ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट अगर आप वर्क करते हो तो वो आपका जो वर्क किया हुआ वर्क है वो लॉस नहीं होगा उसका, बल्कि वो वर्क डन सिस्टम में स्टोर हो जाता है। जैसे मान लो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर सपोज करो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इस बॉडी को वर्क करके ऊपर ले जा रहा हूँ, तो जितना वर्क डन मैंने किया इसका मतलब उतनी एनर्जी मेरी खर्च हुई है, बिकॉज आई एम वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो वो एनर्जी जो है वो क्या होगा, इस सिस्टम में जाके स्टोर हो जाएगा, और उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसी तरीके से अगर सपोज करो आपके पास कोई एक इलास्टिक बॉडी है और मान लो आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाकर इस इलास्टिक बॉडी को आपने स्ट्रेच कर दिया, और इसका लेंथ जो कैपिटल एल था बाद में स्मॉल एल हो, मतलब स्मॉल एल से इसका लेंथ इंक्रीज हो गया, मतलब इतना लेंथ इसका इंक्रीज हुआ है। देखो, जब आप किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट को खींचते हो तो उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, राइट, जो उसको वापस ले जाने की कोशिश करता है। इस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आप इस पे वर्क करते हो, या वर्किंग अगेंस्ट दिस रीस्टोरिंग फोर्स, तभी तो आप इसको खींच पा रहे हो, राइट। अब आपका जो इलास्टिक फोर्स होता है एक्चुअली में ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है इसका मतलब आपका किया हुआ वर्क डन कहीं जाएगा नहीं, बल्कि सिस्टम में ही रहेगा, एंड दैट वर्क डन इज एक्चुअली इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उतनी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी। ओके तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मान लो इसको एक पर्टिकुलर लेंथ से हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे थे यहाँ पे, वी वर वर्किंग अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स। तो इस इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट हमने जो भी वर्क डन किया, इस बाहर वाले फोर्स ने जो भी वर्क डन किया, वो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब आप कितना वर्क डन कर रहे हो ये निकाल लो, वही पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले वर्क डन निकालते हैं, जो भी वर्क डन का फॉर्मूला होगा वो एक्चुअली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको बस करना क्या है कि हमने कितना वर्क डन किया है उतनी एनर्जी मेरी स्पेंड हुई है, वही आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो वर्क डन का तो फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम रहा तो। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपका फोर्स कांस्टेंट होगा। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तब हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। और उस चैप्टर में हमने देखा था कि अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है, देन वी गो फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट, अगर ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो एफ डी एक्स। ओके, एफ डी एक्स कॉस थीटा होता है यहाँ पे, लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में रहे तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा और कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है अगर आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो, विच इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। अब यहां पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपका जो फोर्स है वो कांस्टेंट है कि नहीं है। सी एक्चुअली में क्या होता है, जब आपने इसको स्ट्रेच किया है, मान लो वायर है, वायर का यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हमको पता है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल हो जाएगा, राइट। अब यहां से आप फोर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, एफ इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, ये फोर्स का फॉर्मूला है। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपका जो फोर्स है, देखो आप जो फोर्स अप्लाई करते हो, दैट अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि आपने जितना फोर्स अप्लाई किया है उतना ही उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करोगे
तो उसमें ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं होगा, थोड़ा सा उसका लेंथ बढ़ेगा। आपने ज़्यादा फोर्स लगाया तो रीस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, दोनों इक्वल ऑपोजिट होंगे हमेशा, और आपका जो एक्सटेंशन है, लेंथ में इंक्रीमेंट है, वो भी ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा लेंथ में चेंज आएगा। ये को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। इसका मतलब क्या कि आपका जो लेंथ है वो जितना बढ़ा है उतना ही ज़्यादा आपका फोर्स है, राइट? चाहे वो रिस्टोरिंग फोर्स की बात करो मैं, या जो बाहर आपने फोर्स अप्लाई किया है, बिकॉज आपका अप्लाई किया हुआ फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होता है। यहां पे देखो, जब आप मान लो इसको खींचना शुरू करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ये डायरेक्टली यहां पे आता है, धीरे धीरे उसका लेंथ बढ़ते जाता है, राइट? अगर धीरे धीरे लेंथ बढ़ रहा है, अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब आपका फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। इन शॉर्ट, अगर आप फोर्स इंक्रीज करोगे तो ही लेंथ इंक्रीज होगा। तो अगर आपका लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स कांस्टेंट नहीं हो सकता, इसका मतलब आप फोर्स भी इंक्रीज कर रहे हो, और फोर्स अगर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट नहीं है। अलग अलग पोजीशन पे फोर्स अलग अलग होगा। मैक्सिमम फोर्स इस पोजीशन पे होगा जब उसमें मैक्सिमम आपने लेंथ चेंज कर दिया है, या फिर मैक्सिमम एक्सटेंशन है। अगर आपका एक्सटेंशन कम है तो फोर्स भी कम होगा। तो इसका मतलब मैं वायर को देखो कैसे स्ट्रेच कर रहा हूँ, थोड़ा सा फोर्स लगाया तो स्ट्रेचिंग थोड़ी कम होगी, फोर्स मैंने बढ़ा दिया, स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगा, फोर्स और बढ़ाया, स्ट्रेचिंग और बढ़ जाएगा। इसका मतलब आप धीरे धीरे फोर्स इंक्रीज कर रहे हो, और मान लो यहाँ पे आके रुक गए, जब उसका टोटल लेंथ जो है वो स्मॉल एल से इंक्रीज हो गया। सो दिस इज इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है? तो आपका जो लेंथ है वो बड़ा हो गया, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वी कैन नॉट यूज द फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वर्क डन का। ओके, चलो यहाँ पे एक काम करते हैं। मान लेते हैं कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने देखा वायर को, और वायर जो है यहाँ तक न जाकर बल्कि सिर्फ यहीं तक एक्सटेंड हुआ था, और इसके अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ था वो x हुआ था, मतलब x लेंथ इसका इंक्रीज हुआ है, इतना इंक्रीज हुआ है, ठीक है? तो अगर x लेंथ इंक्रीज हुआ है, इनिशियल लेंथ उसका l है, तो मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा ऐसे टाइम पे? F इज इक्वल टू वाई ए, इंक्रीज इन लेंथ की जगह पे x आ जाएगा, क्योंकि हम इसी की बात करें, नीचे वाला पार्ट अभी तक आया नहीं है, अपना वायर यहीं तक पहुंचा है, वाई ए एक्स अपॉन एल। तो इसका मतलब इस पोजीशन पे आप जो फोर्स लगा रहे हो वो इतना है ना? तो इंक्रीज इन लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना फोर्स, इतना अगर x लेंथ इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब आपने इतना फोर्स अभी फिलहाल लगाया है इसके ऊपर। ओके, क्लियर है? अब सुनो, अब इसके अंदर हम लोग एक हल्का सा स्ट्रेचिंग करते हैं, इतना कम कि वो ना के बराबर हो, मतलब इतना जो स्ट्रेचिंग किया है उस स्ट्रेचिंग को हम लोग dx बोल देते हैं, ठीक है? तो आप अभी भी मान सकते हो कि इसके अंदर जो लेंथ इंक्रीज हुआ है वो x ही हुआ है, क्योंकि इस dx लेंथ का जो इंक्रीमेंट है वो इतना छोटा है कि इसको आप ना के बराबर मान लो। अब इस छोटे से dx इंक्रीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, वर्क डन निकालते हैं। तो आपका फोर्स देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, आप फोर्स नीचे लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रहा है, तो हम कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो आपका वर्क डन जो होगा, ये वर्क डन किसके लिए बताओ, यहां पे लिख देता हूं मैं, वर्क डन फॉर स्मॉल इंक्रीमेंट dx। ये जो dx इंक्रीमेंट हुआ है छोटा सा, इसके लिए हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू dw, दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस पोजीशन पे बताओ फोर्स क्या था, x डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स का वैल्यू ये होगा y a x अपॉन l, और डिस्प्लेसमेंट dx। कॉस थीटा यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। ये आपका आ गया वर्क डन। इतना वर्क डन लगेगा किसके लिए, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। पर हमको इस पूरे स्मॉल एल लेंथ जो इंक्रीज हुआ है यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे इंक्रीज इन लेंथ के लिए हमको वर्क डन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। फॉर इंक्रीमेंट एल, मतलब इस पूरा इतना जो लेंथ इंक्रीज हुआ है, इतना जो हमने इसको स्ट्रेच किया है, उसके लिए जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन W इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ dw, है ना? इस dw का हम क्या करेंगे,
इंटीग्रेशन करेंगे। इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर स्मॉल एल तक, क्योंकि आपका जो लेंथ इंक्रीज हुआ है वो 0 से लेकर स्मॉल एल तक इंक्रीज हुआ है। अब इसका वैल्यू डाल के इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो आपका वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। ना बताओ डी डब्ल्यू क्या है, वाई एक्स डी एक्स अपॉन एल, वाई ए एक्स डी एक्स अपॉन एल फ्रॉम 0 टू स्मॉल एल, दैट इज इक्वल टू, देखो स्ट्रेचिंग के टाइम पे आपका मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो यंग्स मॉड्यूलस वही रहने वाला है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका एरिया है वो एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है, वो भी कांस्टेंट है, और लेंथ जो इनिशियल लेंथ था, एक्चुअल लेंथ उसका जो स्टार्टिंग में लिया था उसका तो वैल्यू फिक्स है ही ना, तो ये भी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे अंदर बचेगा एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू एल, सो दैट इज इक्वल टू वाई ए एल अपॉन वाई ए अपॉन एल। नाउ एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू एल। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में आ गए हम लोग, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बताओ, x की जगह पे पहले अपर लिमिट डालेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट डालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा वाई ए एल, ये 2 बाहर आ जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा वाई ए एल स्क्वायर अपॉन 12। तो हमने वायर को स्ट्रेच करने के लिए इतना वर्क डन किया इसके अंदर, वाई ए एल स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है। तो इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में स्टोर हो गई है, यही पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला होगा। इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं या फिर अरेंजमेंट करते हैं, और अरेंजमेंट से देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, हाफ को साइड में लिखो, वाई ए स्मॉल एल अपॉन एल, वाई ए स्मॉल एल अपॉन एल, इसको यहाँ पे रखो और फिर स्मॉल एल यहाँ पे लिख दो। ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली में आपका फोर्स हो जाएगा। क्यों बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या है बताओ, वाई ए इंक्रीज इन लेंथ अपॉन एल। अब अगर मैं लास्ट में जो फोर्स इसके ऊपर फाइनल फोर्स होगा, तो फाइनल फोर्स क्या होगा बताओ, आपने जो भी फोर्स अटैच इसमें लगाया होगा तो आपको फाइनल फोर्स के वैल्यू के लिए इंक्रीज इन लेंथ जो आएगा ये पूरा का पूरा लेंथ आ जाएगा जितना इंक्रीज हुआ है, तो ये आपका फाइनल फोर्स वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल होगा। तो यहां पे देखो वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल, इसको हम लिख सकते हैं हाफ एफ इंटू एल, ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं ना कि वायर में एक लोड अटैच कर देते हैं, जैसे अगर इसको स्ट्रेच करना है वायर को तो इस वायर में हम लोग एक वेट अटैच कर देते हैं और इस वेट की वजह से ये वायर खिंचता चला जाता है। तो इसका मतलब आप जो फोर्स अटैच कर रहे हो, मतलब फोर्स लगा रहे हो, वो एक्चुअली फोर्स इसके बॉडी के वेट के बराबर हो जाएगा। सो दैट फोर्स विल बी इक्वल टू mg वेट ऑफ द बॉडी। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं ना, ये जो फोर्स होता है F, इसको हम लोग लोड बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने यहां पे एक लोड अटैच किया है तो इसको हम लोग लोड बोल देते हैं। F इज इक्वल टू mg बिकॉज यू आर अटैचिंग सम वेट टू इट, उसको एक्सटेंड करने के लिए। दूसरी बात L जो है वो क्या है, आपका एक्सटेंशन है, इतना टोटल वायर में एक्सटेंशन हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, ठीक है। ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला आ गया इस केस में, हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। यही वर्क डन सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, इस बॉडी में, इस वायर में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वायर U विल बी इक्वल टू सेम हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक और चीज हम डिफाइन कर सकते हैं जिसको स्ट्रेन एनर्जी बोला जाता है। स्ट्रेन एनर्जी, एक्चुअली इसी को हम लोग स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। जो आपका एनर्जी आया है इसको इलास्टिक एनर्जी बोल लो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच वायर बोल लो, या फिर स्ट्रेन एनर्जी। हम यहाँ पे एक और चीज डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो भी आपका स्ट्रेन एनर्जी है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो वो आपका स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। इसको हम लोग स्मॉल u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्मॉल u इज नथिंग बट स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर।
दैट इज इक्वल टू, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एफ इंटू एल वॉल्यूम। अब देखो ये एक्चुअली में सिलेंडर है, वायर जो होता है आपका सिलेंड्रिकल होता है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है बताओ, इसका बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय इसका हाइट, एंड हाइट इज नथिंग बट लेंथ। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो एरिया इंटू लेंथ हो जाता है। तो यही वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर। सो दिस इज स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो हाफ इंटू ये एफ अपॉन ए हो जाएगा, और ये स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल हो जाएगा। ओके, नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट हाफ फोर्स अपॉन एरिया, ये तो आपका स्ट्रेस हो गया, मल्टीप्लाइड बाय ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। सो दिस इज स्ट्रेन एनर्जी या फिर इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपका इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये बात ध्यान रहे कि यहाँ पे हम वायर की बात कर रहे हैं जिसमें लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस है और ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन है। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन को अगर डिवाइड करोगे तो आपको यंग्स मॉड्यूलस मिल जाता है, तो आप सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म्स में भी इसको लिख सकते हो। जैसे अगर इस फॉर्मूला का यूज करो तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ, y इंटू स्ट्रेन मिल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मुझे बताओ स्ट्रेस का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन। ये वाला उठा के इस इक्वेशन में डाल दो। तो अगर इस इक्वेशन में डालोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, काम करता हूँ, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन है ना, तो यहाँ पे स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन डालो तो हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, राइट। तो ये अलग अलग टर्म्स में आप लिख सकते हो इसको। दूसरी बात ये है कि इसी फॉर्मूले से आप स्ट्रेन का वैल्यू निकाल लो, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन वाई, स्ट्रेस अपॉन वाई, और ये इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका u का वैल्यू निकल आएगा हाफ y, स्ट्रेन का स्क्वायर है मतलब स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन y। तो ये अगेन इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या फिर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला आ गया। तो अलग अलग टर्म्स में हम लोग ने सेम चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। ओके, तो यहाँ हमने देखो क्या किया। अच्छा, एक और चीज, ये सारे फॉर्मूले जो है वो आपका वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम भी हो सकता है। कई बार चीजें जो है वैसे भी पूछी जा सकती है, क्योंकि देखो वर्क डन ही आपका पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्ट्रेन एनर्जी है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये फॉर्मूला स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इसका मतलब ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का भी फॉर्मूला होगा, ये और ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का भी फॉर्मूला होगा, समझे। तो फिर हमने वर्क डन निकाला, वर्क डन ही आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर या फिर इलास्टिक एनर्जी ऑफ द वायर या फिर स्ट्रेन एनर्जी। बाद में उसके बाद हमने देखा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।